आप सभी का बहुत स्वागत है बच्चे। आप लोग जानते हैं कि स्टैटिक जीके का आज एक और शानदार टॉपिक जो आपको प्रॉमिस किया था मैंने कि बुक्स एंड ऑथर्स यानी पुस्तकें और लेखक, इस पर शानदार तरीके से हम लोग कवरेज करेंगे। आज हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट 1 देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण बुक्स हैं, उनके ऑथर्स हैं, इन पर कई बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और कई सारे बिल्कुल मोस्ट प्रोबेबल हैं। तो आज इस पर्टिकुलर सेट में हम लोग बहुत सारी ऐसी बुक्स और ऑथर्स कवर करेंगे और स्टैटिक जीके में बुक्स एंड ऑथर्स बहुत ही ज्यादा एसएससी का फेवरेट टॉपिक आप माने। चलो, सबसे पहले किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? Whose autobiography is titled Sunny Days? तो इसका सही जवाब है बच्चे सुनील गावस्कर। इनफैक्ट सनी मतलब यहां पर किसको रेफर कर रहे हैं? सुनील गावस्कर को रेफर कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेटर। उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए। एक टाइम था जब इंडिया के लिए टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड सुनील गावस्कर साहब के पास था। उनने कुछ 236 के आसपास स्कोर किया हुआ था, लगभग कुछ ऐसे ही था। तो सबसे हाईएस्ट एक टाइम पे उनका था। आज तो खैर इससे भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो सनी डेज, इनका रिकॉर्ड किसने तोड़ा ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। चलिए आगे की बात करें तो सनी डेज, सुनील गावस्कर। चलो, बड़ा ही रिपीटेड क्वेश्चन रहा है सनी डेज। अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो जब हम बात करते हैं शुरुआती जो इंग्लिश भाषा के राइटर्स इंडिया में आए, उनमें से एक जिनका नाम है मुल्क राज आनंद। तो मुल्क राज आनंद साहब हो गए, के आर नारायण साहब हो गए, राजा राव साहब हो गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में इंडिया में इंग्लिश में पुस्तकें लिखना शुरू की। अनटचेबल मुल्क राज आनंद साहब की 1935 में पब्लिश हुई। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखते हैं मुल्क राज आनंद साहब की अनटचेबल पुस्तक। तो सनी डेज हो गई सुनील गावस्कर और मुल्क राज आनंद साहब की हो गई अनटचेबल। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माय जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक है? अब जैसा मैंने आपको बताया, जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये तमाम प्रकार के एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए प्लस मोस्ट प्रोबेबल, तो दोनों का ही एक ये बेहतरीन मिक्सचर है। कई सारी किताबें हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। अब एक पुस्तक है क्रैकिंग द कोड माय जर्नी इन बॉलीवुड। वैसे तो मैंने और भी पुस्तकें बहुत सारी जो आपको अभी दिखाना है, उनमें मैंने ये नहीं लिखा कि ये पेपर में कब आया। इस पुस्तक में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कई बार बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि जब मैं कोई बुक दिखा रहा हूं, अरे ये थोड़ी ना आएगा, अरे ये बॉलीवुड नहीं। इसलिए मैंने डाल दिया कि नहीं भाई, पूछ चुका है 2023 में। तो क्रैकिंग द कोड माय जर्नी इन बॉलीवुड, आयुष्मान खुराना की बेटा ये पुस्तक है जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से उनको जो जो संघर्ष सामने उनने देखे इस बॉलीवुड की जर्नी में, इस एक्टर की जर्नी में, किस तरीके से उनका असेंट हुआ, कहां से काम शुरू किया, कहां तक पहुंचे। तो ये क्रैकिंग द कोड और ये आयुष्मान खुराना साहब की पुस्तक है। एस अगेंस्ट ऑड्स, बहुत ज्यादा रिपीटेड, मल्टीपल टाइम्स बार पूछा गया। एस अगेंस्ट ऑड्स ये किस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी की पुस्तक है? तो यहां पे सही जवाब बच्चे क्या है? तो सानिया मिर्जा जी, जो कि टेनिस से संबंधित है, सानिया मिर्जा जी, और इनकी ही पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स। तो जाहिर सी बात है, एस आप जानते हैं कि टेनिस में एक टर्मिनोलॉजी भी होती है। हो सकता है ये भी आपके एग्जाम में आ जाए क्योंकि सीजीएल 2024 में कास्लिंग पूछ लिया था, बिशप पूछ लिया था, तो ऐसा पूछ लेता है वो। वैसे ही बच्चे एस क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए टेनिस में दो खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब एक खिलाड़ी को बॉल सर्व करनी, उसने बॉल ऊपर उचकाई और उसके बाद उसने रैकेट से मारा और सामने वाले के पास वो बॉल गई, लेकिन सामने वाला उसको हिट ही नहीं कर पाया क्योंकि वो बॉल इतनी तेजी से मारी गई थी कि वो पहुंच नहीं पाया। तो इसको कहेंगे एस। तो इसमें एक पॉइंट मिल जाता है जिसने सर्व किया है। तो एस अगेंस्ट ऑड्स, तो ये सानिया मिर्जा जी का इनकी ये पुस्तक है। आओ फिर देखो, नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? बहुत ही ज्यादा फेमस रविंद्रनाथ टैगोर साहब। अब देखो, ये जो पोस्ट ऑफिस, जो इन्होंने ड्रामा जिसकी बात कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस जो ड्रामा लिखा है, ये 1912 में पब्लिश हुआ। मैं इसलिए बता रहा हूं 1912 क्योंकि अगले साल 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिलेगा। नोबेल प्राइज किसके लिए मिलेगा वो आपको आगे एक प्रश्न में पता चलेगा अगर नहीं पता तो पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर साहब। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर साहब पर एक तो ये क्वेश्चन, ठीक है, पोस्ट ऑफिस ये तो पूछा ही गया है, लेकिन इसके अलावा बच्चे
हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की तो इन पर एक ज्यादा और क्वेश्चन आता है, शांति निकेतन। तो शांति निकेतन की जो इन्होंने स्थापना की, ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है, यानी बच्चे यहाँ पे रहते भी थे, पढ़ते भी थे, और विशेष रूप से कला और आर्ट को यानी डेडिकेटेड है। 1901 में पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन ने स्थापित किया। आगे चलकर 1921 में ये क्या बन जाता है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो ये सब चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको किसी भी प्रकार से हल्के में नहीं लेना है, ठीक है सर। विश्व भारती यूनिवर्सिटी। चलो, तो ये हमने देख लिया, अच्छे से समझ लिया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखें। तो ये पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से सीता एन इलस्ट्रेटेड रीटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सीता एन इलस्ट्रेटेड रीटेलिंग ऑफ द रामायण? चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है बच्चे देवदत्त पट्टनायक साहब ने। तो जो सीता एन इलस्ट्रेटेड रीटेलिंग ऑफ द रामायण, कुल मिला के ये रामायण का ही एक वर्जन है, जो कि देवदत्त पट्टनायक साहब का वर्जन है रामायण का। तो उन्होंने बेसिकली यहां पर जो मेन फोकस किया है कि सीता माता के पर्सपेक्टिव से रामायण, तो ये है रीटेलिंग ऑफ रामायण, इसलिए इसको कहा गया है देवदत्त पट्टनायक। अगला देखो, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? अभी इनका नाम थोड़ी देर पहले हमने देखा था, जी हाँ। तो अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। तो पोस्ट ऑफिस 1912 में पब्लिश रविंद्रनाथ टैगोर साहब, और अगले साल 1913 में पब्लिश गीतांजलि, जिनके लिए ये ना सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के पहले व्यक्ति बने जिनको साहित्य में नोबेल प्राइज यानी लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला, रविंद्रनाथ टैगोर। ओरिजिनल नाम उनका रविंद्रनाथ ठाकुर है, लेकिन क्योंकि ब्रिटिश ठाकुर शब्द नहीं बोल पाते थे तो वो अपने एक्सेंट में ठैकोर, तो टैगोर उन्होंने कर दिया ठाकुर को। रविंद्रनाथ टैगोर साहब, इन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद अपनी सर और नाइटहुड की जो उपाधि है वो लौटा दी थी। तो बेटा सर और नाइटहुड ये वापस कर दिए ब्रिटिशों को कि मुझे ये झूठे सम्मान नहीं चाहिए जब आप भारतीयों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं कर सकते। चल अगला, द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। हाँ जी, रेस ऑफ माई लाइफ ये मैं एक अन्य पर्टिकुलर वीडियो में भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, मोस्ट प्रोबेबली स्पोर्ट्स में हमने डिस्कस किया होगा। चलिए, रेस ऑफ माई लाइफ। अब मिल्खा सिंह साहब, इनकी बात करें तो एशियन गेम्स हो या कॉमनवेल्थ गेम्स हो, दोनों में ही गोल्ड मेडल ला चुके हैं। कौन है बच्चे? धावक हैं, 200 मीटर, 400 मीटर। तो कुल मिला के मिल्खा सिंह साहब, रेस ऑफ माई लाइफ बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी इनकी रही। भाग मिल्खा भाग इन पर पिक्चर बनी थी, फरहान अख्तर ने उसमें किरदार निभाया था। किसका? पोर्ट्रे किया था मिल्खा सिंह साहब को। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द ब्रह्म सूत्र द फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक है? ठीक है, एक पुस्तक है हमारे सामने, नाम है ब्रह्म सूत्र फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। बिल्कुल एसएससी में पूछा गया प्रश्न बच्चे, और इसमें सही जवाब है सर्वेपल्ली राधाकृष्णन साहब। अब जब हम बात करते हैं सर्वेपल्ली राधाकृष्णन साहब के, तो ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि 1952 से 1962 के बीच में ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहले उपराष्ट्रपति 1952 में बने थे, और फिर हम देखते हैं कि 62 तक रहे। अच्छा, फिर एक और बात करें, सेकंड प्रेसिडेंट भी रहेंगे। सेकंड प्रेसिडेंट कब बनेंगे? अब 1962 में राजेंद्र प्रसाद साहब का टेन्योर खत्म हुआ। 1962 में जब उनका टेन्योर राजेंद्र प्रसाद साहब का खत्म हुआ, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो सेकंड प्रेसिडेंट अब कौन बना 1962 से 67? सर्वेपल्ली राधाकृष्णन साहब। और आप जानते हैं कि इनके ही जन्म दिवस के रूप में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो सर्वेपल्ली राधाकृष्णन साहब। आइए देखिए द ब्रह्म सूत्र फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन साहब। इनफैक्ट सर्वेपल्ली राधाकृष्णन साहब, सीवी रमन और राजगोपालचारी, ये तीन इंडिया के वे लोग हैं जिनको 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सबसे पहले सम्मानित किया गया। तो भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले जिन तीन लोगों को दिया गया, उनके नाम में आर आर आता है। राधा कृष्णन रमन, सीवी रमन, राजगोपालचारी आर, तो आर 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 ऐसे आप याद रख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ के उल्लेखनीय कार्यों में से एक है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज वन ऑफ द नोटेबल वर्क्स ऑफ विक्रम सेठ। चलिए, विक्रम सेठ साहब के बारे में इनडायरेक्टली मैंने आपको एक दूसरे सेशन में बताया था, मैं बताता हूं कब। ये असल में लीला सेठ जी के पुत्र हैं, ठीक है। सॉरी, हाँ जी, तो ये लीला सेठ जी के पुत्र हैं। लीला सेठ जी कौन है, आइए उनके बारे में बात करें। तो बेटा लीला सेठ ये कौन है, ये भी प्रश्न इन पर आता है। तो दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला जज, तो फर्स्ट फीमेल जज ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट। इतना ही नहीं बच्चे, इतना ही नहीं, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट, ठीक है। इतना ही नहीं बल्कि एक और अचीवमेंट है इनकी, बताइए सर। तो आगे चल के ये फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस भी बनती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नहीं, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। कहां का? हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट। तो फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट कहां के लिए? हिमाचल प्रदेश, 1991। उन्हीं के पुत्र हैं विक्रम सेठ, जिनकी मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड, मतलब मैं आपको इतना बोल रहा हूं, कम से कम 3 बार तो ये एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया ही है ये पुस्तक, तो जिसका नाम है सूटेबल बॉय, विक्रम सेठ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, द गाइड 1958 में भारतीय लेखक डैश द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है। द गाइड किसने लिखी है? अब हिंट देता हूं, चलो। द गाइड जिन्होंने लिखी है, उन्होंने ही लिखी है मालगुडी डेज। नाम सुना होगा आपने, पहले मालगुडी डेज एक सीरियल भी आता था, शायद तब तो आप मौजूद नहीं होंगे, तब आप या तो छोटे होंगे बहुत, लेकिन नहीं होंगे ज्यादा चांसेस इसके, क्योंकि बहुत पुराना है। तो मालगुडी डेज जिन्होंने लिखी, उन्होंने ही द गाइड लिखी, और सही जवाब है आर के नारायण। तो मैंने पहले भी कहा आपको, आर के नारायण हो गए, मुल्कराज आनंद हो गए, राजा राव हो गए। तो शुरुआत इन्होंने की है भारत में इंग्लिश में लिखने की। चलिए आगे, तो ये द गाइड आर के नारायण साहब। चलो अगला, एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? एमनेस्टी, चलो एमनेस्टी की बात हो रही है, एक हिंट देता हूं, इसके जो राइटर हैं एमनेस्टी के, उनको बेटा मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मैन बुकर पुरस्कार बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित लिटरेरी साहित्यिक अवार्ड होता है। चलिए, तो सही जवाब है अरविंद अडिगा। लेकिन अरविंद अडिगा जी को जो मैन बुकर प्राइज मिला है वो एमनेस्टी के लिए नहीं मिला है, ये भी इनकी एक पुस्तक है एमनेस्टी, लेकिन द व्हाइट टाइगर के लिए इनको मिला था। तो ये देखो यहां पे लिखा है अरविंद अडिगा, एक भारतीय लेखक, उनके पहले उपन्यास द व्हाइट टाइगर ने 2008 का मैन बुकर पुरस्कार जीता। बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित सम्मान है, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो 1969 में ये मैन बुकर प्राइज या सिंपली बुकर प्राइज इसको देना शुरू किया गया, और ये प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को प्रदान किया जाता है। तो अंग्रेजी में लिखा हुआ, यूके में पब्लिश्ड। अब ऐसा नहीं कि कोई यूके में पब्लिश है तो सिर्फ यूके में ही पब्लिश होगा, भाई ऑब्वियस सी बात है वो इंडिया में भी पब्लिश होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है कि एक कंट्री में पब्लिश होगा, हाँ यूके में भी पब्लिश होना चाहिए, अन्य देशों में भी हो सकता है, लेकिन लिखा हुआ किसमें? इंग्लिश में। अच्छा, तो देखो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक। So the Booker Prize is one of the most prestigious literary awards in the world. It was established in 1969, awarded annually to the best novel written in English and published in the United Kingdom. 2008 का मैन बुकर प्राइज किसके लिए बच्चे? द व्हाइट टाइगर के लिए, अरविंद अडिगा। और इसके अलावा एमनेस्टी भी इनने ही लिखी है, ये बात तो हमने देख ही ली। चलिए अगला, फास्टिंग फीस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग। फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक की लेखिका कौन है? तो किसी महिला ने लिखी है भाई पुस्तक फास्टिंग फीस्टिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग पुस्तक है। अब इस पुस्तक में क्या है सुनते हैं। यहां पे अनीता देसाई जी ने क्या बताया है? फास्टिंग फीस्टिंग यहां पे असल में इंडियन कल्चर और अमेरिकन कल्चर में किस तरीके से मेल और फीमेल के रोल्स में अंतर है। एक तरफ भारत में महिलाएं फास्टिंग में विश्वास रखी हुई हैं, उपवास में विश्वास रखी हुई हैं, दूसरी तरफ अमेरिकन कल्चर में महिलाएं फीस्टिंग कर रही, मतलब ये कुछ वैसी बात है, कल्चर्स में जो डिफरेंस है उसको उजागर किया गया है अनीता देसाई जी के द्वारा। फास्टिंग फीस्टिंग, भारत की महिलाएं फास्ट करी, वहां की महिलाएं फीस्टिंग
फीस्टिंग का मतलब है कि मतलब बेहतरीन व्यंजन खा रही हैं, क्या बात है। चलो भाई, तो अनीता देसाई जी, तो फास्टिंग फीस्टिंग। आओ, एंड देन वन डे, बहुत इंस्पिरेशनल चीज है। एंड देन वन डे, एंड देन वन डे इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉलीवुड एक्टर्स। एक हमने आज पढ़ा क्रैकिंग द कोड, आयुष्मान खुराना। अब मैं आपको बता रहा हूं एंड देन वन डे, अगेन एक बॉलीवुड एक्टर की है जिनका नाम है बच्चे नसीरुद्दीन शाह। अब देखो, नसीरुद्दीन शाह साहब फिल्म दुनिया में तो इन्हें बहुत जबरदस्त नाम कमाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इनका थिएट्रिकल बात करें, जो थिएटर में इनका योगदान है, वो तो बिल्कुल ऐसा है कि जिसके बारे में जितना कहो कम है। कितने सारे आज के आप बड़े बड़े कलाकार देखते हैं कि जो इनका नाम लेते हैं कि भाई इनसे सीखा, इनकी वीडियोस देखी, इनका थिएटर परफॉर्मेंस देखा, तो इस तरीके का इनका नाम है थिएटर वर्ल्ड में। तो नसीरुद्दीन शाह ने बताया है कि भाई क्या क्या चीजें मैंने की, वही जैसे इनके क्या संघर्ष रहे, क्या चीजें इन्होंने सही की, क्या कोई गलतियां थी जिसको सुधारना चाहेंगे, तो वो सब चीजें नसीरुद्दीन शाह ने एंड देन वन डे पुस्तक में लिखी है। आइए, निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड अ मेमोयर पुस्तक की लेखिका है? तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अनफिनिश्ड अ मेमोयर? चलो आओ, कुल मिला के अनफिनिश्ड, जैसे एक हमने आज बुक का नाम देखा एस अगेंस्ट ऑड्स, सानिया मिर्जा, और अब क्या है बेटा अनफिनिश्ड अ मेमोयर, तो प्रियंका चोपड़ा जी। आइए, अनफिनिश्ड, यहां पर देखें प्रियंका चोपड़ा जोनस, निक जोनस से इनका विवाह हुआ, तो अनफिनिश्ड, तो इनकी ये बेहतरीन पुस्तक, इनका मैरी कॉम में भी, जो मैरी कॉम मूवी आई थी, मैरी कॉम बॉक्सर पर बेस्ड, बहुत ही शानदार काम रहा। आप जानते होंगे कि बॉलीवुड के साथ साथ अब तो ये हॉलीवुड में और भी ज्यादा नाम कमाई हुई हैं। तो कुल मिला के बच्चे यहां पर अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा इंस्पिरेशनल पुस्तक है। चलो, 21वीं सदी के किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक ने मेलुहा के मृत्युंजय, दी इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, ये पुस्तक लिखी है? अब ये तो इतनी फेमस पुस्तक है, मैं आपको पर्सनली बताता हूं कि जब कभी, जैसे मैं ना बहुत समय, एक समय पे मैं दिल्ली मेट्रो में सब सफर करता था, तो मैं बहुत लोगों को ये पुस्तक लेके हुए देखा करता था बैठे हुए। फिर इनफैक्ट अपनी कॉलेज लाइफ के दिनों की बात करूं, तब भी बहुत सारे लोग ये वाली पुस्तक पढ़ा करते थे, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। तो अमीश त्रिपाठी साहब, और ये ट्रिलॉजी है, मतलब 3 यहाँ पे हम देखते हैं कि बुक्स हैं, एक के बाद एक, जो सीक्वेंस में, जैसे हम बोलते हैं ना फिल्म में आता है सीक्वल की एक मूवी, उसके बाद सीक्वल की बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2, वैसा टाइप। तो ये 3 बुक्स हैं, और सबसे पहले जो बुक है उसका नाम है इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, फिर एक है सीक्रेट ऑफ दी नागास, तो इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, सीक्रेट ऑफ नागास, और ओथ ऑफ वायुपुत्रास। तो ये 3 पुस्तकें हैं, तीनों में से कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, तीनों को दिमाग में रखें। मैं फिर बोलता हूं, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, सीक्रेट ऑफ नागास, ओथ ऑफ वायुपुत्रास। अब देखो, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं बेटा, मैं आपको ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि जब ये बुक्स एंड ऑथर्स वाला कोई प्रश्न एग्जाम में आए, तो हिंदी के साथ साथ जो इंग्लिश वर्जन है वो भी पढ़िएगा। अगर हिंदी में ही जवाब मालूम चल जाता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन कई बार अब होता है ना, मान लो इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा उसने बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिख दिया, तो आपको अगर उसने हिंदी ट्रांसलेशन दे दिया तो मे भी हो सकता है आपको क्लिक ना करे। इसलिए इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो पुस्तकें इंग्लिश में ही लिखी गई हैं, तो फिर वहां पे तकलीफ ना हो कि भाई गलत आंसर ना कर दें, क्योंकि सिर्फ हम लोग वो वर्ड जो उसने क्वेश्चन में दिए उससे परिचित नहीं थे, लेकिन वैसे हमको मालूम था, ऐसा ना हो, इसलिए इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लीजिएगा, सीक्रेट ऑफ नागास एंड ओथ ऑफ वायुपुत्रास। चलिए आइए, अमीश त्रिपाठी, और सेम ये एडवाइस मैं उन बच्चों को भी देता हूं भाई, जो ऐसे बच्चे हैं कि कोई हिंदी की पुस्तक है कि उसका नाम हिंदी में, अब उसका इंग्लिश वर्जन आ गया, अब हमने सुना ही नहीं, लेकिन हिंदी में नाम हमने सुना था, तो गलती ना करें, दोनों उसमें पढ़ लेना, ये डिसाइड करने से पहले कि भाई छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। आता है तो बहुत बढ़िया बनाओगे, लेकिन छोड़ने से पहले दोनों भाषाओं में पढ़ लेना, ठीक है। तो देखो, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा 2010 में पब्लिश, सीक्रेट ऑफ नागास 2011, ओथ ऑफ वायुपुत्रास 2013 में ये पब्लिश हुई है। चल अच्छा, ये जो इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा है, इस पर तो एक पिक्चर भी बनने वाली थी एक टाइम पर, लेकिन फिर ये प्लान ड्रॉप हो गया। एनीवेज, मतलब ये इतनी शानदार पुस्तक होगी, सोचो। चलो, मालगुडी डेज की लघु कहानियां किसका संग्रह है, बताइए। आज हमने एक पुस्तक पढ़ी थी जिसका नाम था गाइड, है ना, तो गाइड
अब ये जो गाइड पुस्तक के लेखक है, यही लेखक है मालगुडी डेज के। अब मालगुडी असल में है क्या? तो आर के नारायण जी ने क्या किया, इनने ना साउथ इंडिया में एक काल्पनिक शहर मालगुडी, उसके संबंध में कहानियां लिखी हैं। तो मालगुडी कोई असली शहर नहीं है, लेकिन इन्होंने साउथ इंडिया के संदर्भ में काल्पनिक शहर क्रिएट किया है, ठीक है, मालगुडी, और उससे संबंधित बहुत बेहतरीन कहानियां हैं। इस पे बने हुए सीरियल्स भी हैं, कभी समय मिले देखिएगा। बहुत ही मतलब धीरे चलने वाले सीरियल्स हैं, लेकिन जिस बच्चे को या व्यक्ति को ऐसे सीरियल्स पसंद आते हैं जहां ज्यादा भागम भाग नहीं है, सिंपल कहानियां हैं, ठहराव चाहिए, उनके लिए शानदार है। आर के नारायण साहब, मालगुडी डेज गाइड। आगे मैं आपको एक और बता देता हूं एडवांस में, वेटिंग फॉर दी महात्मा, ठीक है। तो एक और हो गया बच्चे, ठीक, 3 हो गई। तो अभी एक सामने आएगी आपके थोड़ी देर में एक क्वेश्चन के फॉर्म में। तो एक मैंने बोला मालगुडी डेज, एक मैंने बोला आपको वेटिंग फॉर दी महात्मा, और एक गाइड। तो गाइड, मालगुडी डेज, वेटिंग फॉर दी महात्मा। तो देखो मालगुडी डेज, ठीक, बेहतरीन तरीके से। और ये इसका एक जब सीरियल भी आता था तो उसकी एक विशिष्ट म्यूजिक होती थी, ता ना 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 ना। आओ, कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन किस राजनेता द्वारा किया गया था? अब देखिए, कर्म योद्धा ग्रंथ को रिलीज किसने किया है? अमित शाह साहब ने रिलीज किया है। लेकिन अमित शाह साहब पर पुस्तक नहीं है, पुस्तक नरेंद्र मोदी जी यानी प्रधानमंत्री जी पर है। तो कुल मिला के आप देखोगे कर्म योद्धा ग्रंथ में अब अमित शाह साहब रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि अब जैसे मोदी साहब खुद रिलीज करते। अब क्या होता है ना, राजनेताओं का जीवन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि वो कुछ करें तो दिक्कत, ना करें तो दिक्कत। अब इसमें दिक्कत क्या थी, जब ये बुक लॉन्च हुई तो उस टाइम पर कई लोगों का ये कहना था कि बताओ कि भाई आपकी एक बुक है और लॉन्च आप दूसरे एक मंत्री से करवा रहे हो, ये क्या बात है, आप खुद ही लॉन्च करो। लेकिन ये बात भी पक्की है कि अगर वो खुद ही बुक लॉन्च करते तो तब जरूर ये कहा जाता, वाह अपने ऊपर ही बुक ले आए आप, इस टाइम पर आप अपनी तारीफ करवा रहे हैं। खैर, तो जो भी है ना, तो वो हर जगह से फंस जाते हैं पॉलिटिशियंस। खैर भाई, तो कर्म योद्धा ग्रंथ मोदी जी पर पुस्तक है। अगर क्वेश्चन पूछे किस पर है, मोदी जी पर है। किसने रिलीज की है? तो अमित शाह साहब ने रिलीज की है। चलो आगे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है मैडम सर, निम्नलिखित में से किस महिला आईपीएस अधिकारी की कहानी? मैडम सर, फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर ऑफ बिहार, नॉट ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया तो कौन है? किरण बेदी जी, है ना। अच्छा, किरण बेदी जी की भी एक पुस्तक है, मैं आपको बताता हूं। तो जो फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया है, उनकी पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। क्या है बच्चे? फियरलेस गवर्नेंस, फियरलेस गवर्नेंस। ये पुस्तक जो है बच्चे, इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है एसएससी सीजीएल 2024 में। आ जाते हैं फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया किरण बेदी जी पर पुस्तक। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर ऑफ बिहार, तो उनका नाम है मंजरी जरूहर, और बच्चे उनकी पुस्तक है मैडम सर। तो उन्होंने बताया है उनके जो इवेंट्स, उनके आईपीएस ऑफिसर रहते हुए जो उन्होंने चीजें देखी, किस प्रकार से महिलाओं को स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर है वो भी बिहार की। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि बिहार हम जानते हैं कि सामाजिक रूप से काफी कुछ अभी काम बाकी है वहां पे। तो इसलिए किस तरीके से एक महिला को समस्या आई, कैसे इन्होंने उनको टैकल किया, क्या क्या इन्होंने उस समय देखा, तो मैडम सर, मंजरी जरूहर, इन पर लिखी हुई पुस्तक। चलो आओ, ये देख सकते हैं आप एक और इस पुस्तक के बारे में एक पेज। चलिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने द लिविंग माउंटेन लिखी है? द लिविंग माउंटेन ये किसके द्वारा लिखी गई? अब यहां पर जो राइटर हैं उनको इंडिया का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। और ये अक्सर नेचर संबंधी पुस्तकें लिखते हैं। इनकी राइटिंग्स को कॉम्प्लेक्स माना जाता है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया है। अवार्ड्स भी बहुत प्राप्त मिले हुए हैं इन्हें। तो नाम है बच्चे अमिताभ घोष, द लिविंग माउंटेन। देखिए अमिताभ घोष साहब और द लिविंग माउंटेन, इसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से इंसान ने प्रकृति का दोहन शोषण किया है। चलिए, लिविंग माउंटेन चेतावनी भरी कहानी की कैसे हमने, इंसानों ने व्यवस्थित रूप से प्रकृति का दोहन किया है, जिसके कारण आज हम देखते हैं कि पर्यावरणीय पतन हो रहा है। तो द लिविंग माउंटेन इज अ
A cautionary tale of how we have systematically exploited nature leading to an environmental collapse, है ना, तो पर्यावरणीय पतन हो रहा है। अमिताभ घोष एक भारतीय लेखक है, इन्हें 2018 में भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जिसको हम कहते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये प्राप्त हो चुका है। इनफैक्ट वह इस सम्मान के लिए चुने जाने वाले अंग्रेजी के पहले भारतीय लेखक। इतनी इंपॉर्टेंट बात है, आप सोचो कि पहली बार इंग्लिश में लिखने के लिए किसी को मिल गया ये सम्मान, बड़ी बात है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले फर्स्ट इंडियन राइटर इन इंग्लिश। तो इससे पहले जो राइटर्स हैं किसी को भी इंग्लिश भाषा में लिखने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, सबसे पहले अमिताभ घोष साहब को ही मिला। इनकी कुछ और पुस्तकें अभी मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखा दूंगा। एक है सी ऑफ पॉपीज और एक है हंग्री टाइड। तो आप देखोगे नेचर संबंधी टर्मिनोलॉजी है, नहीं नोटिस किया आपने? लिविंग माउंटेन, माउंटेन माउंटेन, सी ऑफ पॉपीज सी तो माउंटेन, सी टाइड तो माउंटेन, सी तो टाइड। आओ यहां पर देखते हैं और भी है, द शैडो लाइंस, द ग्लास पैलेस, एबिस ट्रिलॉजी। अभी जो एबिस ट्रिलॉजी है इसी के अंतर्गत हम देखते हैं सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर। नहीं देखा आपने? एक आपको नेचुरल इवेंट्स के नाम जरूर दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। देखो एक जो हमारा क्वेश्चन है वो है लिविंग माउंटेन, माउंटेन, सी ऑफ पॉपी सी, और देखो हमने बोला हंग्री टाइड, टाइड ज्वार होता है ना टाइड, रिवर ऑफ स्मोक तो रिवर नदी, फ्लड तो बाढ़, ठीक है। अच्छा इसके अलावा शैडो लाइंस, इनमें कोई नेचुरल कोई ऐसा हमको नाम नहीं मिल रहा तो ये अलग से याद रखना पड़ेगा। शैडो लाइंस, ग्लास पैलेस, ग्रेट डीरेंजमेंट, ठीक है। तो द शैडो लाइंस, ग्लास पैलेस और ग्रेट डीरेंजमेंट। जो हम बोल रहे हैं एबिस ट्रिलॉजी, तो वो तो 3 बुकों का जो सेट है, जैसे हमने वहां बात की थी ना कि अमीश त्रिपाठी साहब के लिए हमने बोला था इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, सीक्रेट ऑफ नागास, ओथ ऑफ वायुपुत्रास, तो वो हो गया एक ट्रिलॉजी, है ना। यहां पर भी एक ट्रिलॉजी है, लेकिन वो क्या है? सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर। अच्छा इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है अमिताभ घोष साहब को। तो अमिताभ घोष साहब को पद्मश्री भी मिल चुका है और अमिताभ घोष साहब को इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। आओ आगे बढ़ते हैं। 281 एंड बियॉन्ड किस प्रतिष्ठित क्रिकेटर की आत्मकथा है? चलिए जब हम बात करते हैं 281 एंड बियॉन्ड, तो ये घटना है साल 2001 की। ईडन गार्डन्स में एक टेस्ट मैच हो रहा था। ईडन गार्डन्स कहां पर? तो ईडन गार्डन्स कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ईडन गार्डन्स वहां पे स्टेडियम है और यहां पे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का एक टेस्ट मैच हो रहा था। और जैसा मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया कि उस समय तक किसी भारतीय द्वारा टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर सुनील गावस्कर साहब का था, लगभग 236 के आसपास कुछ स्कोर था उनका, है ना। ये फैक्ट काम का नहीं है आपके लिए अब, लेकिन तब 2001 में ये रिकॉर्ड तोड़ा किसने? तो ये रिकॉर्ड तोड़ा बच्चे वीवीएस लक्ष्मण साहब ने। ये वो एग्जैक्ट तस्वीर है उस मैच के दौरान। आप देखते हो वीवीएस लक्ष्मण साहब, राहुल द्रविड़ साहब, यहां पर देखो कितने रन बनाए, 281 रन। तो हाईएस्ट स्कोर उस समय का किसी इंडियन क्रिकेटर का टेस्ट मैच में। और यहाँ पे राहुल द्रविड़ साहब के साथ उनकी जो पार्टनरशिप थी 376, जिसकी वजह से भारत जो मैच हार रहा था, तो आप देखो एकदम परिवर्तन कर दिया इन्होंने। इंडिया का मैसिव कमबैक हुआ इस टेस्ट मैच में, मतलब इतना अच्छा कि इनिंग्स डिक्लेयर कर दी 657 पे। तो जो लोग क्रिकेट समझते हैं वो ये समझ पा रहे होंगे कि आप पे फॉलो ऑन लगा था कि आप पहली पारी में 171 पे ऑल आउट हो गए और दूसरी पारी में 657 बना दी। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, बहुत मेजर कमबैक है। तो इसलिए इनकी पुस्तक 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण साहब। चलिए तो यहां पे हमने ऐसा लिख दिया। आगे बढ़े। हाँ जी सर, अगला देखें तो पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे। क्या बात है भाई, बेहतरीन। क्योंकि आप एक एस्पिरेंट लाइफ में अक्सर ये देखते होंगे, ये सब्जेक्ट आज नहीं पढ़ता हूं, ये सब्जेक्ट सैटरडे से उठाता हूं, आज ना ये मैच देख लेता हूं। पीवाईक्यू आज नहीं करता हूं, पीवाईक्यू ना मैं संडे को कर लूंगा, आज थोड़ा सा थक गया हूं, सो जाता हूं। तो ये जो कल करता हूं पर टालने की आदत है, इसको छोड़ना है। योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर साहब की पुस्तक है कि बेस्ट दिन किसी काम को करने का आज है, टालो मत। चलो भाई, तो बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर। आइए, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन? गोल्डन थ्रेशोल्ड। जब हम बात करते हैं गोल्डन थ्रेशोल्ड, तो ये बच्चे सरोजनी नायडू जी की पुस्तक है। इनफैक्ट गांधी जी
सरोजनी नायडू जी को एक टाइटल दिए हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि बहुत बेहतरीन लिखा करती थी सरोजनी नायडू जी, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि मैं अगर इसको हिंदी में आपको बताऊं तो बच्चे क्या, तो भारत कोकिला। अच्छा गलती मत करना, एक है स्वर कोकिला, सर कौन, लता मंगेशकर जी, तो लता मंगेशकर जी कौन है, स्वर कोकिला, और सरोजनी नायडू जी कौन है, भारत कोकिला। क्यों इनको ये कहा गया भारत कोकिला, क्योंकि बहुत ही शानदार कवियत्री हैं, बहुत ही शानदार पोएटेस हैं, और सरोजनी नायडू जी ने लिखी है बुक गोल्डन थ्रेशोल्ड, यहां पर देखो। और आपको मालूम होगा कि पहली फीमेल गवर्नर किसी भारतीय राज्य की, वो भी यही है। अच्छा सर, हाँ, फर्स्ट फीमेल सीएम, पहली महिला सीएम कौन है, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की, और पहली महिला गवर्नर कौन है किसी राज्य की, सरोजनी नायडू जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। वेटिंग फॉर दी महात्मा, अभी अभी मैंने बताया था, जो बच्चा अच्छे से सुन रहा है क्लास उसको बन जाएगा। वेटिंग फॉर दी महात्मा, बताओ भाई किसका, हाँ जी, वेटिंग फॉर दी महात्मा, तो यहां पे सही जवाब क्या है, तो आर के नारायण साहब। मैंने आपको ये बात पहले भी बता दी कि आर के नारायण साहब की एक पुस्तक जिसको मैंने बोला मालगुडी डेज, एक पुस्तक जिसको मैंने बोला गाइड, और एक पुस्तक बच्चे जो अभी हम लोग देख रहे हैं वेटिंग फॉर दी महात्मा। अब इस पुस्तक में इनने क्या किया है, आर के नारायण जी ने बेसिकली एक इमेजिनेशन यहां पे क्रिएट किया कि महात्मा गांधी जी मालगुडी आए हैं। मालगुडी डेज भी इनकी एक पुस्तक है, तो एक इमेजिनरी इनका जो वो टाउन है ना मालगुडी का, तो इनने इमेजिन किया है कि महात्मा गांधी जी आए हैं मालगुडी, वहां पर उन्होंने अपनी स्पीच दी है महात्मा गांधी ने, उसी पर बेस्ड ये थीम पर बुक है क्या, वेटिंग फॉर दी महात्मा। तो आर के नारायण साहब के बारे में बात करें, इनको बच्चे पद्म विभूषण पद्म भूषण दोनों मिल चुका है। अभी हम लोग बात कर रहे थे अमिताभ घोष साहब की ज्ञानपीठ पुरस्कार पद्मश्री, और अभी हम बात कर रहे हैं आर के नारायण साहब की पद्म विभूषण और पद्म भूषण, है ना। अभी अभी थोड़ी देर तो पहले हमने बात किया था ना, आओ 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 तुम्हें दिखा दूं, हाँ ये देखो, हमने बात की थी अमिताभ घोष साहब की, और इनके लिए कहा था कि इनको मिला पद्मश्री, और देखो अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, आर के नारायण साहब की जो पुस्तक है जिसका नाम है वेटिंग फॉर दी महात्मा, और इनको क्या पद्म विभूषण पद्म भूषण मिल चुका है। अमिताभ घोष जी को पद्मश्री, इनको पद्म भूषण पद्म विभूषण, साथ साथ बच्चे हम देखते हैं साहित्य अकादमी फेलोशिप भी मिल चुका है, जो कि राष्ट्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ठीक है, अच्छा, तो हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडिया नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स। चलिए, तो ये हमने बात कर ली है। ठीक है, इसमें कोई चीज रह तो नहीं गई, हाँ बस एक चीज कि राज्यसभा के लिए नॉमिनेट भी हो चुके हैं, तो ये भी दिमाग में रखना बच्चे, हो सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, निम्नलिखित में से कौन से लेखक राज्यसभा के लिए नॉमिनेट भी हो चुके हैं, और उनकी ये पुस्तक है द गाइड, या मान लो सिर्फ इतना ही पूछ लिया नॉमिनेट हो चुके हैं, तब भी जवाब आर के नारायण साहब। और पद्म विभूषण पद्म भूषण दोनों मिल चुके हैं, बहुत बड़ी बात है, सेकंड और थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाती है, ठीक है, तो एक गलत होगा, तीन सही होंगे। देखो सीजीएल 16, सीएचएसएल 17, लेकिन ये मैंने क्वेश्चन क्यों दिखाया, इस क्वेश्चन में ना आप मल्टीपल बुक्स जानते हो। स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, क्या ये कपिल देव साहब की पुस्तक है, हाँ, तो स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट कपिल देव, हरियाणा हरिकेन, तो इनकी पुस्तक है बच्चे, है ना, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। अच्छा यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, तो स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट कपिल देव साहब की पुस्तक है, ये सही है। अच्छा, दी टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेटर टू कैंसर एंड बैक, युवराज सिंह, ये भी एकदम सही है। पता है क्यों, आपको मालूम है 2011 का वर्ल्ड कप जब खेल रहे थे युवराज सिंह साहब, वो वर्ल्ड कप इंडिया जीती भी, उनका बहुत बड़ा योगदान था युवराज सिंह जी का, तब उनको कैंसर था, तो फिर द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, तो युवराज सिंह साहब की पुस्तक है, एकदम सही है। प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर साहब की पुस्तक है, ये बहुत बार अपने आप में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लेइंग इट माय वे किसकी है, तेंदुलकर साहब की, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, वीवीएस लक्ष्मण, जबकि वीवीएस लक्ष्मण जी की कौन सी है, 281 एंड बियॉन्ड, तो ये तो हमें मालूम है 281 रन्स बनाए थे इनने 2001 ईडन गार्डन्स में, तो कुल मिला के यही है प्रश्न का जवाब, क्योंकि यहाँ पे गलत मैच है प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर जी की। फिर है क्रिकेट डिलाइटफुल, ये मुश्ताक अली साहब की सही है, ये पुस्तक क्रिकेट डिलाइटफुल मुश्ताक अली जी ने लिखी है। चलिए, तो प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर। इनमें से कौन सी किताब रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, रस्किन बॉन्ड साहब की बात करें तो हम देखते हैं कि
इनने बहुत समय देहरादून, मसूरी जैसे ब्यूटीफुल प्लेसेस में बिताया, बहुत पुस्तकें लिखी हैं। अब इनमें से कौन सी उनके द्वारा लिखी गई है? तो इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, द रोड टू हैप्पीनेस। तो ये है भाई पुस्तक, पूरा नाम देखो, इट्स अ वंडरफुल लाइफ। तो रोड टू हैप्पीनेस या रोड्स टू हैप्पीनेस, तो ये रस्किन बॉन्ड जी की पुस्तक है। हो सकता है आपसे रोड्स टू हैप्पीनेस पूछ ले, इट्स अ वंडरफुल लाइफ ना पूछे, इसलिए पूरा नाम दिमाग में रखना। रस्किन बॉन्ड साहब के बारे में बात करें, इनको भी कितना ज्यादा सम्मान से नवाजा गया है। तो आज मैंने आपको बताया अमिताभ घोष ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्मश्री, ठीक है। फिर मैंने बोला आर के नारायण साहब, तो इनको तो साहित्य अकादमी फेलोशिप, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और राज्यसभा में नॉमिनेट भी हो गए आर के नारायण साहब। अब बात करते हैं किसकी? रस्किन बॉन्ड। इनको भी पद्मश्री और पद्म भूषण मिला है, विभूषण नहीं, पद्मश्री और पद्म भूषण। अमिताभ घोष साहब को भी पद्मश्री मिला है, इनको भी मिला है। अच्छा, पद्म भूषण आर के नारायण साहब को भी मिला है, इनको भी मिला, लेकिन इनको पद्म विभूषण नहीं मिला, ठीक है। इसके अलावा देखो बच्चे, बाल साहित्य पुरस्कार मिल चुका है, क्योंकि कई इनने स्टोरीज लिखी हैं बच्चों के लिए, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड भी इनको मिला है, तो साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण और बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है। ठीक है सर, चलिए तो इनकी और भी पुस्तकें धीरे धीरे देखेंगे। रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? एक और रोड्स, अभी एक लेखक थे रस्किन बॉन्ड जिनके बारे में हमने पढ़ा, उनका था इट्स अ वंडरफुल लाइफ और रोड्स टू हैप्पीनेस। अब है क्या? रोड्स टू मसूरी। ये किसकी पुस्तक है? तो अगेन सही जवाब बच्चे हो जाता है रस्किन बॉन्ड। अच्छा सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर रोड्स टू हैप्पीनेस, रोड्स टू मसूरी दोनों रस्किन बॉन्ड जी की? हाँ, तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, हमारे लिए ये तो बहुत अच्छी बात हुई, हमारे लिए इतनी, इसलिए इतनी अच्छी बात हुई क्योंकि यहां पर भी रोड्स आ रहा है ना बच्चे। तो रोड्स रोड्स, तो कुल मिला के बच्चे रस्किन बॉन्ड जी की एक है रोड्स टू मसूरी और एक हमने अभी अभी बात की रोड्स टू हैप्पीनेस, ठीक है। तो जहां रोड आ रहा है अच्छे से देखना, ऐसा नहीं कि आंखें बंद कर दो। तो रोड्स टू हैप्पीनेस, रोड्स टू मसूरी, रस्किन बॉन्ड। फ्लाइट ऑफ पिजन्स पुस्तक के लेखक कौन है? चलो, फ्लाइट ऑफ पिजन्स, इसका जवाब देने का प्रयत्न करो। फ्लाइट ऑफ पिजन्स, हाँ जी, तो जो फ्लाइट ऑफ पिजन्स है अगेन रस्किन बॉन्ड। अच्छा सर, हाँ अगेन रस्किन बॉन्ड, तो आप देख सकते हो रस्किन बॉन्ड, फ्लाइट ऑफ पिजन्स, तो तीन हमने देख ली। एक हमने क्या बोला रस्किन बॉन्ड जी के लिए? रोड्स टू हैप्पीनेस, रोड्स टू मसूरी। रोड्स टू हैप्पीनेस का पूरा नाम इट्स अ वंडरफुल लाइफ, रोड्स टू हैप्पीनेस, फिर रोड्स टू मसूरी और फ्लाइट ऑफ पिजन्स। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारतीय फिल्म अभिनेता बलराज साहनी द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, बलराज साहनी साहब, ठीक है, तो ये पहले के टाइम में बहुत ही फेमस एक्टर, इनकी फेमस फिल्में जैसे दो भीगा जमीन, काबुली वाला, ठीक है, इनकी बड़ी फेमस पिक्चर्स हैं। तो बलराज साहनी साहब की जो बुक है वो है मेरी फिल्मी आत्मकथा, तो माय फिल्म ऑटोबायोग्राफी। तो मेरी फिल्मी आत्मकथा, माय फिल्म ऑटोबायोग्राफी, तो ये है बच्चे इनकी आत्मकथा ही लिखा भी है, ऑटोबायोग्राफी है बलराज साहनी साहब। हाउ आई बिकेम अ हिंदू, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? हाउ आई बिकेम अ हिंदू। अभी जो राइटर है उन्होंने शानदार बात ऐसी कुछ इस तरीके से कही है कि सिर्फ हिंदू पैदा हो जाने से हिंदू नहीं, हिंदू व्यक्ति वो है जो अपने कल्चर, संस्कृति को समझे, उसको बचाए रखे। तो कुल मिला के इन्होंने क्या लिखा है? सीताराम गोयल यहाँ पे सही नाम है, और इन्होंने लिखा है इस पुस्तक में हाउ आई बिकेम अ हिंदू, कि सही मायनों में मैं हिंदू कैसे बना। ऐसा नहीं कि पैदा हो गया तो मैं हिंदू फैमिली में तो मैं हिंदू हो गया, नहीं। तो जो भी परंपराएं हैं, जो रीतियां हैं उसको समझें, जो रिचुअल्स हैं उसको समझें, ऐसा इनने लिखा है। और फिर उस आधार पे हिंदू धर्म को जहां पे भी हो तो वहां पे प्रोटेक्शन भी दिया जाए, संरक्षित रखा जाए उसके रीति रिवाज परंपरा को। विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है? चलिए, जब हम बात करते हैं लज्जा की लेखिका, तो बहुत ही ज्यादा विवादास्पद रही हैं अपने जीवन में, अभी भी हम देखते हैं इनको थ्रेट्स आते रहते हैं इस पुस्तक के लिए। तो नाम बच्चे क्या है? नाम है तस्लीमा नसरीन। जब मैं बात करता हूं तस्लीमा नसरीन जी की, तो बच्चे इनने जो पुस्तक लिखी है लज्जा, असल में वो क्यों इतनी विवादास्पद पुस्तक है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। असल में 1992 में हमें मालूम है कि इंडिया में उत्तर प्रदेश में अयोध्या में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ। तो बाबरी मस्जिद का जो केस था, उसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेश में कई बंगाली हिंदू की हत्या की गई। कई बंगाली हिंदू जो महिलाएं थी
उनका रेप हुआ, उनको भी जान से मारा गया, कई बंगाली हिंदूज के घर लूटे गए। तो तस्लीमा नसरीन जी ने उसी पर पुस्तक लिखी है कि किस तरीके से 1992 में इंडिया में बाबरी मस्जिद केस के बाद बांग्लादेश में क्या परिस्थितियां थी। तो इनने अपनी नॉवेल में एक हिंदू फैमिली का रेफरेंस देते हुए उन पर क्या बीती वो सब बात लिखी है। लेकिन इस पुस्तक को बांग्लादेश में बैन कर दिया गया। बुक पब्लिश कब होती है? 1993 में पब्लिश होती है बांग्लादेश में। इस इवेंट के अगले साल पब्लिश होती है ना। और फिर हम देखते हैं कि बांग्लादेश में बैन कर दिया जाता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इनने जो लिखी थी बातें उसकी वजह से बहुत बड़े स्तर पर बुक बिकी। लेकिन फिर बांग्लादेश में कई सारे कट्टरपंथी संगठनों द्वारा इनको धमकियां मिलने लगी, जिसकी वजह से इनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, इंडिया आ गई। लेकिन इंडिया में भी इनको बहुत ही ज्यादा धमकियां और कष्ट और सरकारी जो अवरुद्ध था वो भी उत्पन्न हुआ। तो फिर फाइनली स्वीडन चली गई। ठीक है, तो अभी भी इनका ऐसा ही चल रहा है, कभी स्वीडन कभी यूएस। इनने कई बार बोला है कि मुझे इंडिया में ही रहना है, लेकिन अभी भी पॉलिटिकल कारणों की वजह से इनको इंडिया में एंट्री नहीं मिल पाती है। ठीक है, नई दिल्ली भी काफी साल रही है, लेकिन बंगाल में इनको अभी भी बैन किया हुआ है कि बंगाल में आप मत आओ। तो तस्लीमा नसरीन लज्जा। चलिए, कुल मिला के यहाँ पे हमने ये पुस्तक देख ली। आज का होमवर्क देखते हैं बच्चे क्या है। तो आपको ये बताना है वॉकर कप किस खेल से संबंधित है। वॉकर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो जब वीडियो आप पूरी देख लें इसका जवाब दीजिएगा। क्रिकेट, फुटबॉल, फेंसिंग या गोल्फ। जितना ज्यादा जवाब देंगे लिखेंगे उतना ज्यादा लंबे समय तक दिमाग में रहेगा। पिछली क्लास में मैंने आपको उसका जवाब दिया था। एक राइडर कप था, एक कनाडा कप था, एक आइजनहोवर कप था, एक प्रिंस ऑफ वेल्स कप था। ये सब एक स्पोर्ट से जुड़े हैं, ये वॉकर कप भी उसी से जुड़ा है। चलो, इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स आपके लिए लाइव है, जहां पे एसएससी के तमाम एग्जाम्स जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ, आप इस पर्टिकुलर बैच से बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है बेसिक से एडवांस्ड, एकदम फाउंडेशन, एकदम इन डेप्थ तैयारी। और यहाँ पर आप लोग पाते हो कि अगले साल जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनको बहुत फायदा देने के लिए ये कोर्स फुल A to Z कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ। यहाँ पर 750 से ज्यादा घंटों का लाइव क्लास, मॉक सेशन, रिकॉर्डेड वीडियोस, वो सब आपको मिलेगा। प्लस यहाँ पर इस प्राइस में आपको 10 बुक्स फिजिकली घर पे डिलीवर भी होती। ये है नंबर 8750187501। कोई समस्या, परेशानी, डाउट आने पर सीधे इस पे कॉल करें। दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। फिर इसके अलावा एसएससी स्पेशल कोर्स है, जहां पे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, इनके अगर आपको इंडिविजुअल कोर्सेज चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं। ठीक है, और नंबर यही है। चलो, तो खत्म करें, पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।